हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी के पीवाई के जो सवाल यूपीएसआई में पहले हिंदी के सवाल पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। अब तक इसमें हमने 9 क्लासेस कर ली हैं और ये 10वीं क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आमरण का होता है मतलब जैसे आमरण अनशन सुना होगा, मरने तक, मतलब जब तक निपट नहीं जाएंगे तब तक उठेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मरण में जोड़ा गया है आ। ठीक है, जैसे आजीवन मतलब जब तक जीवन है, तो ये आ क्या करता है कि उस पूरे को कंप्लीट करने के बारे में बात करता है, तो इसमें आ उपसर्ग जोड़ा गया। दूसरा सवाल, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो ये मैं शायद पिछली वाले में भी बताया था। शेखर एक जीवनी ये एक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और ये लिखा है अज्ञे ने। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। तीसरा सवाल, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ। तो हिंदी सम्मेलन से सवाल पूछ रहा है, तो एक बार पेपर जाने से पहले देख लेने हैं। 2018 में हुआ 11वां, और मॉरिशस में हुआ। चौथा सवाल, विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है। तो विस्मरण का जो विलोम शब्द है, देखो स्मरण होता है शब्द। ठीक है, स्मरण मतलब याद करना टाइप चीज, या याद हो आना। वे जब जुड़ता है तो वे के कई अर्थ निकलते हैं। एक तो वे क्या करता है कि विशेषता दे देता है किसी चीज को। ठीक है, जैसे जय में जब विषय वि जुड़ जाता है तो विजय मतलब विशेष जय, एक विशेषता प्रदान कर देता है। शुद्ध में वे जुड़ता है तो विशुद्ध हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि कब कहाँ क्या अर्थ दे रहा है। और कई जगह ये अलग होने का मतलब अपने से अलग होने का देता है। जैसे देश में जब वे जुड़ेगा तो हो जाएगा विदेश, तो अपने देश से दूसरा। ठीक है, और कई जगह ये मतलब अपोजिट अर्थ देता है, तो उल्टा अर्थ देता है। जैसे स्मरण का विस्मरण, भूल जाना। ठीक है, विस्मरण हो गया भूलना, तो इसमें विस्मरण का स्मरण अ, उल्टा विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है वे के बारे में। पांचवा, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखो तत्पुरुष का कोई संधि विच्छेद मतलब संधि मान लो, चलो ठीक, तत्पुरुष मेरे हिसाब से तो ये होगा। बाकी व्याकरण के ज्ञात अजान है, क्योंकि मुझे तो उसमें तत् ये तत् और पुरुष से मिलकर कहीं पे भी तत्पुरुष लिखा नहीं मिला। ये मेरे हिसाब से तो तत् और पुरुष को मिला के ये समास है, ये समास हुआ है। तो ये संधि तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं। और अगर फिर भी पूछ लेता है तो आपको देखो ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत है नहीं, आपको पीएचडी नहीं करनी है बेसिकली। आपसे पूछेगा भी तो ज्यादा तो ये पूछेगा कि कौन सी स्वर संधि है या फिर कौन सी है व्यंजन, दे ही देगा। तो जहाँ अगर तत् जहाँ व्यंजन के साथ संधि हो रही होती है वहाँ व्यंजन संधि ही होती है, तो व्यंजन संधि लगा देनी है। जहाँ पे आपको स्वर दिखें तो फिर वहाँ स्वर में से आपको चुनना है। अगर आप पीएचडी करने बैठोगे, देखो आपको एग्जाम निकालना है, और मुझे लगता है कि एग्जाम निकालने के लिए सब्जेक्ट को एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए। वैसे अगर करना बैठोगे तो मतलब सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। आराम से इस पर रिसर्च करो, एक बार अपना सिलेक्शन लो, उसके बाद खूब पढ़ो, आराम से मन भर के पढ़ो। देखो व्यंजन संधि से जुड़ी कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे व्यंजन संधि में क्या होता है कि अगर कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग जैसे क वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, ये 5 होते हैं पूरे। तो क वर्ग है और इसका पहला अक्षर, जैसे इसका क वर्ग का एक क ले लेते हैं। अगर ये किसी व्यंजन से, स्वर या व्यंजन से, ठीक है, जो घोष वर्ण से अगर ये संधि करता है, जैसे अब मान लीजिए वाक प्लस जाल, तो क्या होगा कि ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में यानी कि ग में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे वाक जाल। ठीक, तो इसी तरह होता है अगर प, ठीक है, और ज लगा दें इसके साथ, तो का कौन सा होगा, ह ब, तो आ जाएगा अब ज। ठीक, तो इस तरह
ये संधि का एक नियम होता है, व्यंजन संधि का। बाकी आगे आएंगे तो और नियम भी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल कहता है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो शब्द है मिलन, उसमें सार जोड़ दिया, तो वह व्यक्ति जो मिलने जुलने वाला हो, तो इसमें सार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य किस तरह का है? ये क्या है, इच्छा हो रही है, ऐसी शुभकामनाएं या इच्छा या आशीर्वाद वाली जो शब्द होते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। निषेधवाचक हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हम मना थोड़ी किया जा रहा है कि नहीं 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 हो। ठीक है, आठवां सवाल, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो ये बांग्ला है, और यहाँ पे आधिकारिक भाषाओं में बात करें तो देखो बांग्ला होती है क्या है, कख बरक ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना अगर पूछ ले तो। नौवां सवाल, कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है शामिल? देखो आठवीं अनुसूची की ये सभी भाषा मैंने लिख रखी है, अ, लेकिन आपको क्या करना है, 14 पहले थी, इस वाले फॉर्मूले से याद रखना, 14 पहले थी, उसके बाद सिंधी आई। ठीक है, तो सिंधी कहाँ है इसमें, एस से सिंधी। उसके बाद नमक वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो ये कहाँ है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये हो गई। उसके बाद बोडो मास, बोडो मास यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब ये चारों भी काट दो, कहाँ है, बोडो, डोंगरी और मैथिली, ये रही, और संथाली। ठीक है, तो अब इसके बाद हो गई थी 22। अब इससे पहले जो मूल थी वो देख लो, असमी, बंगाली और गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक बार पढ़ लोगे, एक दो बार ऐसे पढ़ लोगे, तो कम से कम पहले मिनट आसानी से कर ले जाओ। तो जाहिर सी बात है, गुजराती है, अभी आपने पढ़ा, बोडो है, मलयालम है। ठीक है, एम से मलयालम में मलयालम है, मणिपुरी है, एम से मराठी है और मैथिली है, ये चार हैं एम से, तो ये ऐसे करके भी याद कर सकते हो। मिजोर नहीं है अभी। ठीक है, और ज्यादातर आपसे पूछेगा राजस्थानी है कि नहीं, राजस्थानी नहीं है। भोजपुरी है कि नहीं, नहीं है। अंग्रेजी है कि नहीं, ठीक है, तो नहीं है। तो इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 10वां, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो खा रहा था, तो पहली बात तो पास्ट में, ठीक है, लेकिन अब खा पाया कि नहीं खा पाया, ये एक प्रश्न रह गया। ठीक, तो पता नहीं है कि पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, तो अपूर्ण भूत है ये तो आपका, इसको तो आपको दी करेंगे, मैंने बताया भी है। अगला सवाल का है, हाँ 14वां सवाल, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, तो उसको कहते हैं क्षणभंगुर। भंगुर, भंगुर वैसे उसको कहते हैं जो टूट जाता है, क्षणभंगुर, तो जो क्षण में ही टूट जाए, नाश हो जाए उसका, तो क्षणभंगुर। 15वां सवाल है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? टेम्पररी मतलब अस्थाई, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, तो अस्थाई नियुक्ति। 16वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, ना समझ किसको कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं, जो जानता ना हो। ठीक है, बेसिकली वैसे मूर्ख और ना समझ में थोड़ा सा अंतर होता है, पर ठीक है। सुस्त, निठल्ला, ठलुआ यानी कि ठलुआ जिसे कहते हैं, ठीक, ये सब इसी के आलसी के पर्यायवाची। 17वां सवाल है कि अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो 4 संख्या है, सीधी सीधी संख्यावाचक विशेषण। 18वां सवाल कहता है कि सलावण्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो सलावण्य, देखो, सलावण्य सलोना का अ, सलावण्य, इसका जो तद्भव है वो है सलोना, तत्सम सलावण्य है। ठीक है, तो ये इस बारे में, इसका मतलब होता है कि लावण्य, देखो
लावण्य मतलब, और इसमें स जोड़ दिया गया। लावण्य मतलब कि लावण्य के साथ, स मतलब वो होता है कि साथ का। जैसे पिछले में शायद मैंने कराया था कि सीमा के साथ जैसे सीम होता है, तो सीमा के साथ ससीम। और अ लगा दिया जाए तो निषेध का बोध होने लगता है, तो असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो। तो लावण्य मतलब जो सुंदरता से युक्त होता है, सलावण्य सुंदरता से युक्त। 19वां, अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनूढ़ा कहते हैं कुमारी को, अविवाहिता को, ठीक है, अविवाहित स्त्री को अनूढ़ा का या कुमारी कहा जाता है। 20वां, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो गैर। अब इस उम्र तक आते आते इस शब्द से आप परिचित हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो मतलब आपको समाज का थोड़ा अनुभव नहीं है। ठीक। 21वां सवाल, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द है, देखो, ये होता है शब्द अ, औपचारिक। ठीक है। वैसे उपचार से बना, उपचार में जब एक जोड़ा तो बना औपचारिक। ये कैसे बना ये मैं बता चुका हूँ। एक जब जुड़ता है तो क्या होता है, ये वाला ओ अ में परिवर्तित हो जाता है। ए की जो अगर स्वर है आगे, पहला जो अक्षर होता है, ए ए में, और आ में। इसके एग्जाम्पल ही बताए थे मैंने। ऐतिहासिक, इतिहास का जैसे होता, क्या कर दिया ये, इतिहास का होता है ऐतिहासिक। ठीक है। ऐसे ही समाज का सामाजिक। ठीक है। तो उपचार का औपचारिक, और फिर उसमें अन जोड़ दिया गया। ठीक है। तो अन जोड़ने से अनौपचारिक। ठीक है। तो ये बनेगा अनौ, न पे औ की मात्रा, औपचारिक। अब बस ऐसे ही आपको चेक कर लेना है कहाँ है अनौपचारिक। अनौपचारिक यहीं सीखे। तो बस चारिक का क्या मतलब, चारिक क्यों होगा, अनौप नोप क्यों होगा। ठीक है। तो 22वां सवाल, दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे के बारे में तो शायद मैंने पिछली वाली क्लास में भी बात की थी कि धीरे धीरे क्या होगा कि क्रिया होने का जैसे बोध करा रहा है कि कैसे वो क्रिया हो रही है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो अगर कोई शब्द ऐसा होता है जो क्रिया होने की रीति बताता, तरीका बताता है, कैसे हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो रही है, ठीक है, अचानक हो रही है, तो वो सब क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 23वां सवाल, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? तो ये है आपका इसमें ए, ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। 1992 में मिला था इन्हें, ढाई घर के लिए, और उपन्यास है ये, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, गिरिराज किशोर जी को। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 24वां सवाल, शंकराचार्य किस वाद के सॉरी, किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? तो शंकराचार्य को माना जाता है अद्वैतवाद का प्रवर्तक। अद्वैतवाद में क्या होता है, मतलब ब्रह्म प्लस जीव दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ, उस टाइप का। ठीक है। 25वां सवाल, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो बाबा तुलसीदास की रचना है। परहित धर्म, इसी में इन्होंने ये कहा है कि जो परहित, अब किसी का दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है। ठीक है। 26वां सवाल, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है। अब देखो, शर्मिंदा हो रहे, इसमें तो हमारे हिसाब से तो रीतिवाचक है, और कोई माना नहीं जा सकता, क्योंकि स्थानवाचक तो हो नहीं सकता, कालवाचक भी नहीं, परिमाणवाचक भी नहीं। यही है कि शर्मिंदा वो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। ठीक है।
तो कोई अगर रीति हो रही है तो कैसे हो रही है, उस टाइप का ही बन रहा भाव इसमें, तो रीतिवाचक। 27वां, इनमें से कौन सा शब्द अब्द शब्द का अर्थ नहीं। तो अब्द का इसमें से देखो साल यानी कि वर्ष, इसके लिए भी अब्द शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे शताब्दी, तो जहाँ 100 वर्ष होते हैं, 100 साल होते हैं, ठीक। तो साल के लिए भी, वर्ष के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका पर्यायवाची कह सकते हो आप। और आकाश के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, आकाश के लिए, बादल के लिए, ये रहा बादल, ठीक है। वाटिका के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये इसका अर्थ नहीं है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा सही। 28वां सवाल है कि सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है। तो मूल शब्द और प्रत्यय इसमें है सह और अनुभूति, ठीक है। सह मतलब साथ, ठीक है, और अनुभूति तो अनुभूति होती है, तो साथ अनुभूति या फिर दूसरे के जैसे अनुभूति करना, अनुभूति, ठीक है। तो ये इसमें सही उत्तर है। 29वां सवाल है गारो किस राज्य में बोली जाती है। तो अगारो, खासी, जयंतिया, ये सिर्फ पहाड़ियों के नाम नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीजों के नाम मिलेंगे। हाँ, मेघालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में है रूपक अलंकार। देखो होता क्या है इसमें, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए, और एक होता है उपमान, ये होता है जिससे की जाए, जिससे की जाए। तो यहाँ चरण जो है, अब ये जो तुलना की जाए तो उन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, उन दोनों में भेद नहीं रहता है। जैसे चरण यहाँ क्या है, कमल है, तो ये हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। चरण जो है वो कमल है डायरेक्ट, ऐसा नहीं कमल जैसे है, समान जैसा वाला सिस्टम नहीं है। समान जैसे अगर बात कर दी जाए कि चरण कमल जैसे हैं, तब तो फिर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर वो अंतर ही खत्म कर दिया जाए कि नहीं नहीं चरण कमल ही है, तो फिर हो जाएगा रूपक अलंकार। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। या एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। तो अब इसमें चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा का खिलौना, वो चंद्रमा ही मुझको खिलौने के रूप में चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, जैसा हो जाएगा तो उपमा। और अगर वही चाहिए भैया हमें, ठीक है, चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में चाहिए, तो मतलब समझ जाओ रूपक, ठीक है। बस ऐसा ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। 36वां सवाल है कि बच्चों के लिए मिठाई लाइए, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें है के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। अब देखो कारक क्या होता है, कारक का काम होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जैसे जितने भी शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम सब, उनको आपस में जोड़ने का काम, उनका आपस में संबंध दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ राम, रावण, बाण, मारा। तो कुछ पता नहीं चल रहा है कौन मारा, किसको मारा, क्या मारा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करें हम, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक। तो अब ये सब क्या हो गए, ये कारक हो गए। आइडिया लग गया होगा कि कारक करते क्या हैं। अब इसी के आधार पे ये बहुत सारे कारक, बहुत सारे क्या, ये आपने बचपन में रटे होंगे, हमने रटे, तो एक बार याद करा देते हैं। कर्ता ने, अगर कर्ता कारक है तो ने का मतलब अगर आता है तो कर्म, कर्म आता है, को आता है तो कर्म, कर्म को, और कर्ण से, ठीक है, या के द्वारा, तो यही हो गया ने, को, से, ठीक है, कर्ता कर्म करण, ठीक है। और फिर होता है एक संप्रदान, संप्रदान का पहचान होती है के लिए आता है या को। और अपादान, अपादान में होता है से, मतलब ये, लेकिन ये अलग होने के लिए होता है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा टाइप, ठीक है, पेड़ और मतलब पेड़ पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, ठीक। और उसके बाद
संबंध का, की, के, ठीक है, रा, री, रे, इस तरह के आते हैं। और संबंध के अलावा दो और होते हैं, अधिकरण, जिसमें मैं या पर, जैसे इसका एग्जांपल मछली पानी में रहती है। और एक होता है लास्ट में संबोधन। इसका होता है कि हे, अरे, ओ, मतलब संबोधन देना किसी को। एग्जांपल सुन लो। कर्ता ने, जैसे तो राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्म को मतलब अध्यापक ने छात्र को बुलाया, को आ गया ना वहाँ। तो करण, ये सब एग्जांपल तो मैंने बताई दी। संप्रदान, ये आपने यहाँ देख लिया, के लिए लाइए बताई। अपादान, मालय से गंगा निकलती है, मतलब अलग होने वाली, पेड़ से पत्ता गिरता है। संबंध, संबंध में क्या है कि यह राम की गाड़ी है, तो राम की गाड़ी है, गाड़ी का संबंध राम से, तो संबंध दिखा रहा है। और अधिकरण, मछली पानी में रहती है, तो मैं, ठीक है। और संबोधन, हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, तो ये संबोधन। तो ये थे आपके कारक। आगे बढ़ते हैं। 32वां है कि करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और ये गीत नाट्य है एक तरह से। 33वां सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये तो एकदम सही। तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, देखने से ही पता चल रहा है कि इससे ज्यादा शुद्ध कोई सा नहीं होगा इनमें से। इसी को टिक मार, ठीक है। तो यहाँ इसका शुद्ध रूप हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकूंगी। इसमें बहुत सारी त्रुटि है। अगला सवाल देखते हैं। और त्रुटि के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हुई हैं, जैसे अगर अनेक आता है और इसका आता है अनेकों, ठीक है, तो जहां पे अनेक हो वो तो पक्का गलत होता है। 34वां सवाल, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी? तो ये निकालती है गवेषणा नाम की एक पत्रिका, शोध पत्रिका है ये। 35वां सवाल, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आटा गीला मतलब कठिनाई में पड़ना हो, ठीक है। रोटी नहीं बना पाना, रो देता हूँ ना, ये सब नहीं, कठिनाई में पड़ना, ये इसका अर्थ है। 36वां, लाठी टूटे न सांप मरे, ये इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मार खाए बिना सीधे होना, ना, ना पूरी होने वाली आशा, ये होता है किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध, मतलब लाठी ने टूटी और सांप मर गया, काम भी बन जाए, नुकसान ना हो। 37वां, उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो उत्साह होता है आपका वीर रस का स्थायी भाव, ठीक। 38वां क्वेश्चन, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो शहर की दाई मतलब जिसको घर घर की खबर रहती है, ठीक है, जो पूरे मोहल्ले की बातें जानती है, सीसीटीवी टाइप होते हैं ना कुछ लोग। 39वां, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? ये पता नहीं क्यों सवाल पूछा गया था। देखो, दवात भरी जाती है, दवात होती है, दवाई खाई जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो सवाल बनता है दवार और दवान पे। दवार ये नहीं है, ये द्वार का दवार लिखा गया है, तो द्वार और दवा, द्वार ही इसमें पुरुष है, पुल्लिंग शब्द है, पुरुष नहीं, ठीक है। दवान क्या होता है? दवान एक तरह का ऐसे टेढ़ा हथियार होता है, मतलब हाशिए टाइप समझ लो, ये एक तरह की तलवार कह लो इसे, ठीक है, एक तरह की तलवार होती है। तो तलवार होती है, तो ये भी छुरा टाइप होता है। तो अभी से छुरा में सेंस में लो तो फिर पुल्लिंग हो जाएगा, तलवार के सेंस में लो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और ये शुद्ध रूप से पुल्लिंग है, तो ये ही इसका सही उत्तर है। 44वां है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? इससे पिछली वाली क्लास में मैंने समास एक बार में क्लियर करा दिए थे। तो जहाँ पे नील, कोई एक ऐसा विशेषण शब्द जुड़ा हो जो विशेषता बता रहा हो, तो वहां पे कैसा समास होता है? कर्मधारय समास, ठीक है। तो नीला है जो कमल, वहां पे होगा कर्मधारय समास। द्विगु में क्या होता है?
जहाँ पे संख्या होती है। अवयवी भाव में क्या होता है कि कोई अवयव जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है, और वो क्या करता है, जैसे जीवन में आ जोड़ा तो ये हो गया आजीवन। तो जीवन भर इसका अर्थ हो गया ना, जीवन भर, भर समास विग्रह करो तो उसको समास के रूप में लिख दिया गया आजीवन। तो ये अवयवी भाव समास हो गया। बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो अपना अपना अर्थ खो के तीसरा अर्थ दे रहे होते हैं। जैसे गिर धर, तो ना गिर है इसमें अर्थ, ना धर है। तीसरा अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण के लिए गिरधर का इस्तेमाल किया जाता है। लंबोदर, लंबा है उधर जिनका, भगवान गणेश। ठीक है, तो लंबा और उदर से कोई मतलब नहीं है, लंबा उदर है जिनका वो भगवान गणेश तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे होते हैं। तो ये थी आपकी क्लास। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।